शेट ठोक दीजिए, महाकाल का शेट ठोक दीजिए, 5,000 लौंडे दिख जाना चाहिए। तो हॉरिजॉन्टल मैस स्प्रिंग सिस्टम हो या वर्टिकल मैस स्प्रिंग सिस्टम हो, दोनों में हमारे पास जो सिनेरियो है वो सेम ही होता है। तो हॉरिजॉन्टल मैस स्प्रिंग सिस्टम से स्टार्ट करते हैं। तो फॉर एग्जांपल ये हमारा हॉरिजॉन्टल मैस स्प्रिंग सिस्टम है। हमने जब सिंपल हार्मोनिक मोशन को और सर्कुलर मोशन को आपस में रिलेट किया, तब हमने वर्टिकल स्प्रिंग मैस सिस्टम का यानी कि उसको लेकर चले थे। तो वो और ये सिमिलर ही हैं, इतना फ़र्क नहीं है इसमें। तो फॉर एग्जाम्पल ये हमारा मैस स्प्रिंग सिस्टम है जो कि हॉरिजॉन्टल है, और ये सर्कुलर जो डिस्क है ये बेसिकली इसकी फेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल ये मीन पोजीशन पे है, तो रेड वेक्टर बेसिकली एक्स नॉट है हमारे पास, ठीक है। एक्स नॉट से मुराद ये जितनी भी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट करेगा वो एक्स नॉट होगी हमारे पास। तो रेड वेक्टर उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। और जो हमारे पास ग्रीन वेक्टर है जो कि हमारे पास इस एक्सिस के गिर्द ही रिवॉल्व करेगा, यानी कि वो कभी भी यहाँ पे नहीं आएगा, बेसिकली वो इस एक्सिस पे रहेगा। तो वो बेसिकली हमें उसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू बता रहा है। तो इस वक्त वो हमें ग्रीन वेक्टर ये बता रहा है कि इसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू जो है हमारे पास वो क्या है, 0 है। तो अगर हम उसी तरह जिस तरह हमने वर्टिकल मैस स्प्रिंग सिस्टम के पीछे से एक ग्राफ पेपर को गुजारा था, ठीक है, जो कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा था, तो उस पे एक कर्व ड्रॉ हुआ था। तो हम हॉरिजॉन्टल मैस स्प्रिंग सिस्टम के साथ भी वही करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम उसे एक एक्सट्रीम पे लेकर गए हैं, ठीक है, और हमारे पास जो ग्रीन वेक्टर है वो आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैक्सिमम पे आ गया, और जो रेड वेक्टर है वो उसके नीचे आ गया। तो अगर हम यहाँ से इसको छोड़ते हैं तो ये मीन पोजीशन पे आता है, तो हमारे पास इस तरह का कर्व ड्रॉ होगा, ठीक है। मजीद आगे जाएंगे तो हमारे पास ये स्नैरियो बनेगा। तो इस तरह से हमारे पास कर्व भी ड्रॉ हो रहा है, और सर्कुलर सर्कुलर डिस्क पे भी आप देख सकते हो कि किस तरह से वो रिवॉल्व कर रहा है। इसलिए हमारी सर्कुलर डिस्क इस डायरेक्शन में रिवॉल्व कर रही है विद दी वेलोसिटी ओमेगा। ये हम सर्कुलर मोशन, और जब हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन को रिलेट किया तब हमने इन डेप्थ देखा था। तो बेसिकली हमारे पास ये ग्राफ इस तरह से प्लॉट होता जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना, वो बल्कि आगे चल के आपको बताऊँगा। फॉर एग्जांपल इस एक्सट्रीम, ये हमारी एक एक्सट्रीम पोजीशन है। अब इस एक्सट्रीम पोजीशन पे चूंकि ये मैस यहाँ पे आने के बाद इस तरफ एक्सेलरेट हो रहा है, तो एक्सेलरेट हो रहा है तो इसका मतलब है कोई ना कोई फोर्स है। तो उस फोर्स को हम कहते हैं रिटार्डिंग फोर्स। अब रिटार्डिंग फोर्स हमारे पास किसके इक्वल है? तो रिटार्डिंग फोर्स बेसिकली हमारे पास इक्वल है, हमने हुक्स लॉ में पढ़ा था कि वो इक्वल है नेगेटिव ऑफ के बेसिकली हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई बाय द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। तो एक्स बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन को, ठीक है। तो हम मैस को रिप्लेस कर सकते हैं, यानी कि फोर्स को हम लिख सकते हैं मैस टाइम्स एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन बेसिकली जो इस मैस स्प्रिंग सिस्टम, इस मैस की जो एक्सेलरेशन है वो, तो हम उसको एम ए लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू नेगेटिव के एक्स। उसके बाद अगर हम इस इक्वेशन को एक्सेलरेशन के लिए सीधा करें तो हमारी इक्वेशन जो बनेगी वो बनेगी नेगेटिव के डिवाइड बाय एम मल्टीप्लाई बाय एक्स। अब हमने ऐसा क्यों किया? बेसिकली हम करना ये चाह रहे हैं कि हम सिंपल हार्मोनिक मोशन और जब सर्कुलर मोशन को हमने आपस में रिलेट किया था, तो जितनी भी टर्म्स थी हमारी, चाहे वो हमारी इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट हो, हमारी वेलोसिटी हो, हमारी एक्सेलरेशन हो, हमने उसको इन टर्म्स ऑफ ओमेगा लिखा था। तो बेसिकली हम यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, तो वो अभी आपको बहुत जल्द चल के पता चलेगा। अब जो ये इक्वेशन आई है हमारे पास, ये बेसिकली हमने निकाली थी जब हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन और सर्कुलर मोशन को आपस में रिलेट किया था। तो किसी भी किस्म का सिंपल हार्मोनिक मोशन, चाहे वो मैस स्प्रिंग सिस्टम हो, चाहे वो पेंडुलम हो, उन सब के लिए वो हमने इन जनरल सॉल्व किया था सर्कुलर मोशन और सिंपल हार्मोनिक मोशन। एनीवे ये इक्वेशन हमारे पास वहाँ से आई है। तो ये एक्सेलरेशन और ये एक्सेलरेशन हमारे पास दोनों सेम चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो हम यहाँ पे नेगेटिव ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एक्स को इक्वेट कर सकते हैं नेगेटिव ए डिवाइड बाय एम मल्टीप्लाई बाय एक्स के। तो जब हम वो करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी। अब यहाँ पे हमारे पास एक्स जो है वो एक्स से कैंसिल आउट हो जाएगा, और जो नेगेटिव साइन है वो हमारे पास नेगेटिव से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो पीछे हमारे पास ओमेगा बच गया। अब हम ओमेगा के साथ स्क्वायर है, तो जब हम उसका स्क्वायर ख़त्म करना चाहेंगे, फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास स्क्वायर है। अब हम इसका स्क्वायर ख़त्म करना चाह रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इक्वल के दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। जब हम वो लेंगे तो यहाँ पे स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, और जो हमारे पास ओमेगा की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, ओमेगा इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ के डिवाइड बाय एम। बेसिकली हमारा मकसद था इस फॉर्म को ड्राइव करना। ऐसा हमने क्यों किया? बेसिकली हम सिंपल हार्मोनिक मोशन जो हमने इन जनरल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के केस में हमने उसमें जितनी भी इक्वेशंस ड्राइव की थी वो सारी इन टर्म्स ऑफ ओमेगा थी। तो अब हमने ओमेगा की वैल्यू इस तरह की निकाली है कि हमारे पास के, यानी कि हमें इस तरह की वैल्यूज चाहिए कि जो कि हम स्प्रिंग से डायरेक्ट निकाल सकें, ना कि हमें उसका सर्कुलर मोशन के साथ रिलेशन देखना पड़े फिर वहाँ से ओमेगा निकालना पड़े। लेकिन हम ऐसी टर्म्स चाह रहे हैं जो कि हम डायरेक्टली फ्रॉम द स्प्रिंग एक्सट्रैक्ट कर सकें। तो के स्प्रिंग का कांस्टेंट है, ठीक है, उसका स्टिफनेस कांस्टेंट है, और मैस बेसिकली जो उसके साथ मैस अटैच है। तो हमारे पास ओमेगा की वैल्यू आ गई जो कि है स्क्वायर रूट ऑफ के डिवाइड बाय एम। अब हमारे पास जो ओमेगा है एंगुलर वेलोसिटी, वो बेसिकली किसके इक्वल है, वो बेसिकली इस रेड वेक्टर की, बेसिकली हमारे पास जो रेड वेक्टर है इसकी
जो पूरी एक रेवोल्यूशन जितनी देर में काट रहा है, ठीक है? हमारे पास पूरी रेवोल्यूशन में जो थीटा एंगल होगा 2 पाई होगा, ठीक है? डिवाइड बाय टोटल टाइम उसे जितना लग रहा है, तो वो हमारे पास किसके इक्वल है? ओमेगा के इक्वल है। अब यहाँ पे हम टी को अगर ओमेगा की जगह ले आएँ, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास ये फॉर्म बन जाएगी। अब हम इस ओमेगा की जगह पे ओमेगा की ये वाली वैल्यू रिप्लेस कर सकते हैं। ये बेसिकली हमारे पास इन जनरल फॉर ऑल हार्मोनिक मोशंस इक्वेशन बन रही है, लेकिन अब हम उसे मैथ स्प्रिंग सिस्टम के लिए निकालना चाह रहे हैं, तो हम ओमेगा की जगह पे स्क्वायर रूट ऑफ के डिवाइड बाय एम लिख देंगे। हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी? 2 पाई मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ एम डिवाइड बाय के। एम डिवाइड बाय के क्यों है? क्योंकि ओमेगा जो है यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, तो ओमेगा की वैल्यू यहाँ पे के डिवाइड बाय एम है, तो जब ओमेगा डिवाइड हो रहा है तो जो के डिवाइड बाय एम है वो भी फ्लिप हो जाएगा, तो हमारे पास एम ऊपर आ जाएगा और के नीचे आ जाएगा। तो बेसिकली हमारे पास टाइम पीरियड का रिलेशन जो बन गया वो बन गया 2 पाई मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ एम डिवाइड बाय के। अब यहाँ से टाइम पीरियड से ये मुराद है कि इस मैथ स्प्रिंग सिस्टम को अगर तो ये ऑक्सीलेट कर रहा है, तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसी पोजिशन से स्टार्ट करते हैं, तो इसको एक दफ़ा अपना एक कंप्लीट साइकिल यहाँ तक आया और फिर यहाँ से ये वापस आया। ये कंप्लीट साइकिल कंप्लीट करने में उसको कितना टाइम लग रहा है, तो वहाँ से हमें टाइम पीरियड की वैल्यू मिल रही है। इसी तरह हमें पता है हम फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं। तो अगर हम फ्रीक्वेंसी देखें तो फ्रीक्वेंसी जो होगी हमारे पास, फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या होती है? टाइम पीरियड का इन्वर्स होती है, ठीक है? तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या आ जाएगी? फ्रीक्वेंसी को इधर साइड पे लिख लेते हैं। फ्रीक्वेंसी हमारे पास आ जाएगी 1 डिवाइड बाय 2 पाई मल्टीप्लाई बाय, ठीक है, एम डिवाइड बाय के है, तो ये के डिवाइड बाय एम हो जाएगा हमारे पास। अब हमारे पास जो हमने इन जनरल जब सिंपल हार्मोनिक मोशन को सर्कुलर मोशन के साथ रिलेट किया था, तो हमने जो इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन ड्राइव की थी वो थी x इज इक्वल टू एक्स नॉट, यानी कि उसकी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ ओमेगा टी। अब साइन ऑफ ओमेगा टी हमारे पास क्या है? ओमेगा टी बेसिकली हम यहाँ पे साइन ऑफ थीटा लेते हैं, थीटा उसका फेज होता है, तो थीटा इज इक्वल टू हमारे पास ओमेगा टी होता है, तो हम उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे पास जो जनरल इक्वेशन थी वो इन टर्म्स ऑफ ओमेगा थी, तो हम ओमेगा को रिप्लेस करना चाह रहे हैं स्क्वायर रूट ऑफ के डिवाइड बाय एम के साथ। क्यों? क्योंकि ये हमें डायरेक्टली उस स्प्रिंग से निकाल सकते हैं, हमें ड्राइव करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट, यानी कि उसकी एम्पलीट्यूड यानी कि उसकी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजिशन मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ टी मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ के डिवाइड बाय एम। अब उसके अलावा एक और चीज़ आपको बताता चलूँ, हमने जब सर्कुलर मोशन और सिंपल हार्मोनिक मोशन को रिलेट किया तब हमारे पास वर्टिकल मैथ स्प्रिंग सिस्टम था। तो उस दौरान जो हमारा जो ये इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट वाला वेक्टर है वो बेसिकली हमारे पास इस एक्सिस पे मूव कर रहा था, लेकिन ये यहाँ पे इस केस में हमारे पास इस एक्सिस में मूव कर रहा है। एक तो ये फ़र्क, दूसरा उसमें जो हमने एंगल थीटा लिया था वो फ्रॉम दी एक्स एक्सिस लिया था, ठीक है? फ्रॉम दी एक्स एक्सिस क्यों लिया था? बेसिकली हम मीन पोजीशन से थीटा एंगल ले रहे होते हैं, तो यहाँ पे हमारा जो रेड वेक्टर था वो मीन पोजीशन पे यहाँ पे था, तो हम जो थीटा एंगल लेंगे वो इस दफ़ा ये लेंगे, ठीक है? तो इस चीज़ का आपने थोड़ा-सा ध्यान रखना है, ठीक है? कि हॉरिज़ॉन्टल और वर्टिकल के केस में, तो यहाँ पे जो हमारा एंगल थीटा होगा इस केस में वो हमारे पास बेसिकली ये एंगल होगा। क्यों? क्योंकि हम फ्रॉम द मीन पोज़ीशन अपना रेफ़रेंस ले रहे होते हैं। और जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट बेसिकली ये ग्रीन वेक्टर है, तो ग्रीन वेक्टर बेसिकली ये इस रेड वेक्टर का हमारे पास कॉम्पोनेंट है, ठीक है? तो ये वाला कॉम्पोनेंट हमारे पास किसके इक्वल होगा? इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट, और वो किसके इक्वल होगी? बेसिकली इसकी लेंथ हमारे पास एक्स नॉट है, तो ये एक्स नॉट साइन ऑफ थीटा होगा। जो थीटा के ऑपोजिट साइड होती है वो हमारे पास साइन ऑफ थीटा होती है। उसके बाद हमारे पास जो वेलोसिटी की इक्वेशन थी फ्रॉम दी सर्कुलर मोशन, जब हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन को इन जनरल पढ़ा तो वो हमारे पास ही v इज इक्वल टू एक्स नॉट ऑफ ओमेगा मल्टीप्लाई बाय कॉज ऑफ ओमेगा टी। अब इसको भी, इससे भी हम जो है ओमेगा को ख़त्म करना चाह रहे हैं, ठीक है? वो हम किस तरह से ख़त्म करेंगे? बेसिकली हमारे पास कॉज ऑफ थीटा यहाँ पे है क्या? तो कॉज ऑफ थीटा बेसिकली हमारे पास जो है वो इस वाली टर्म को इस वाली साइड को रिप्लेस यानी कि रिप्रेजेंट कर रहा है, बेस और हाइपोटेन्यूस के हमारे पास रेशो को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है? तो बेस हमारे पास यहाँ पे इस केस में क्या है, ठीक है? अगर हम ये वाला केस देखें, हमारे पास हाइपोटेन्यूस एक्स नॉट है और ये वाली साइड जो है इसको हम यहाँ पे बेस अगर अगर हम परपेंडिकुलर के हैं तो ये हमारे पास एक्स है, तो बेस हमारे पास क्या आएगी? बेस हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ परपेंडिकुलर सॉरी हाइपोटेन्यूस माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर आएगी। तो हम बेस को ये लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, और हाइपोटेन्यूस हमारे पास क्या है? एक्स नॉट। तो हमारे पास जो कॉज ऑफ थीटा बनेगा वो क्या बनेगा? स्क्वायर रूट ऑफ एक्स नॉट ऑफ स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर यहाँ पे डिवाइड बाय एक्स नॉट, ठीक है? अब हम कॉज ऑफ थीटा यानी कि बेसिकली इस कॉज ऑफ, ये हमारे पास कॉज ऑफ थीटा ही है एक तरह से, ठीक है? क्योंकि ओमेगा टी हमारे पास थीटा के इक्वल है, तो हम कॉज ऑफ थीटा की जगह पे हम ये रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है?
तो जब हम इसको रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वेलोसिटी की फॉर दी हॉरिजॉन्टल मैस स्प्रिंग सिस्टम वो क्या बनेगी, वो हमारे पास इस फॉर्म में आ जाएगी। ये हमारे पास ऊपर से वैसे का वैसे ही आ जाएगा और कॉज ऑफ थीटा की जगह पे हमने ये लिख दिया। अब यहाँ पे हमारे पास एक्स नॉट यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और जो हमारे पास वी वेलोसिटी की इक्वेशन बनेगी वो हमारे पास क्या बनेगी, ओमेगा मल्टीप्लाई बाय के रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। हमारा टारगेट था ओमेगा को खत्म करना, उसको भी हम खत्म करते हैं अभी। अब यहाँ से मैंने क्या किया, मैंने एक्स नॉट को कॉमन ले लिया। अगर मैं इन दोनों से एक्स नॉट कॉमन लूँ तो मेरे पास जो ये फॉर्म बनेगी क्या बनेगी, अगर मैं एक्स नॉट स्क्वायर कॉमन ले लूँ तो मेरे पास यहाँ से मैंने इधर से कॉमन लिया तो 1 बच गया। यहाँ पे हमारे पास एक्स नॉट स्क्वायर नहीं है तो बेसिकली क्या होगा, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स नॉट स्क्वायर आ जाएगा। बेसिकली यही फॉर्म हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। अब हमने ऐसा क्यों किया, बेसिकली हम इस एक्स नॉट को बाहर लाना चाह रहे हैं, ठीक है। इस एक्स नॉट को बाहर क्यों लाना चाह रहे हैं ये भी आपको बहुत जल्द समझ आएगा। तो अब यहाँ पे मेरे पास स्क्वायर रूट है और एक्स नॉट मेरे पास स्क्वायर में है, तो मैं इसको बाहर लेकर जा सकता हूँ, ठीक है। एक्स नॉट स्क्वायर को, इसका स्क्वायर इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और ये इससे बाहर आ जाएगा। जब ये से बाहर आएगा तो जो वेलोसिटी की इक्वेशन बनेगी वो मेरे पास क्या बनेगी, वी एक्स नॉट ओमेगा मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स नॉट स्क्वायर। अब यहाँ पे हमारे पास अगर हम रिवाइज करें, हमारे पास जो सिंपल हार्मोनिक मोशन और सर्कुलर मोशन को हमने इन जनरल जब पढ़ा था तो हमारे पास जो वी नॉट था, जो मैक्सिमम वी था, वो हमारे पास क्या था, एक्स नॉट मल्टीप्लाई बाय हमारे पास ओमेगा था, ठीक है। ऐसा हमारे पास कैसे कहाँ से आया, बेसिकली हमारे पास सर्कुलर मोशन को अगर आप रिवाइज करो, ठीक है, सर्कुलर मोशन में हमारे पास जो टेंजेंशियल वेलोसिटी होती है वो किसके इक्वल होती है, रेडियस मल्टीप्लाई बाय एंगुलर वेलोसिटी। तो यहाँ पे जो एक्स नॉट है वो एज अ रेडियस ही तो एक्ट कर रहा है, उसको अगर हम ओमेगा के साथ मल्टीप्लाई कर दें हमारे पास मैक्सिमम वेलोसिटी आ जाएगी जो कि वी नॉट है। अब एक और चीज़, अगर हमारे पास मीन पोजीशन पे हमारा पूरा सिस्टम, ठीक है, अभी हम ड्यूरिंग दी वाइब्रेशन ड्यूरिंग दी ऑसिलेशन अपनी मीन पोजीशन पे, तो हमारे पास जो वी है वो मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम क्यों होगा हमारे पास, वो भी देख लेते हैं। अगर हम बेसिकली हो यहाँ पे क्या रहा है, यहाँ पे हमारे पास जो एक्स है वो हमेशा लेस देन या इक्वल टू एक्स नॉट होगा, ठीक है। वो कभी भी इसकी वैल्यू को एक्सीड नहीं करेगा। तो जो इन दोनों की रेशो आएगी हमारे पास वो हमेशा क्या आएगी, वो या तो हमारे पास मैक्सिमम 1 आएगी वरना 1 से छोटी आएगी। तो वो बेसिकली 1 में से माइनस हो रहा है और इस पूरे का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसका ये मतलब है कि बेसिकली अगर हम इस पूरी टर्म को मैक्सिमम चाहते हैं, ठीक है, और ये माइनस हो रहा है तो हम इसको मिनिमम चाहेंगे, हम चाहेंगे कि ये मिनिमम हो, ठीक है। और इसमें जो वेरिएबल है वो एक्स है, एक्स नॉट तो हमारे पास कांस्टेंट है। तो एक्स की वैल्यू ऐसी क्या रखें कि ये हमारे पास जो ये वाली टर्म है ये मिनिमम हो, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू अगर हम 0 रखें तो तभी हमारे पास ये टर्म मिनिमम होगी और ये टर्म मिनिमम होगी तो हमारे पास जो ये पूरी टर्म है ये हमारे पास क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। इसके अलावा भी अगर आप वेलोसिटी की इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ कॉज ऑफ थीटा देखो, ठीक है, तो वेलोसिटी की जो इक्वेशन थी हमारे पास वो क्या थी, वी इज इक्वल्स टू एक्स नॉट ओमेगा कॉज ऑफ थीटा थी। तो थीटा की वैल्यू अगर कॉज ऑफ थीटा हमारे पास मैक्सिमम कब होता है, जब थीटा की वैल्यू हमारे पास 0 होती है। उस केस में हमारे पास ये जो पूरा फैक्टर है ये 1 के इक्वल हो जाता है, ठीक है। तो वहाँ से भी हमें ये चीज़ ज़ाहिर हो रही है, ठीक है। और फेज़ हमारे पास 0 कब हो रहा है, जब हमारे पास जो हमारा जो ऑक्सीलेटर है, ऑक्सीलेटर से मुराद ये मैस स्प्रिंग सिस्टम, ये अपनी मीन पोजीशन पे है। तो हमारी मैक्सिमम वेलोसिटी हमें पता चल गई कब होगी। अब वो कितनी होगी वो भी देख लेते हैं। तो जो हमारी मैक्सिमम वेलोसिटी होगी वो बेसिकली हमारे पास होगी, अगर हम मैक्सिमम वेलोसिटी को वी नॉट लिखें तो वो हमारे पास बेसिकली ये पूरी टर्म हमारे पास 1 बन जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये 0 हो जाएगा तो 1 का पीछे 1 रह जाएगा, 1 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 1 ही आएगा हमारे पास। तो हमारे पास जो मैक्सिमम वेलोसिटी बनेगी वो क्या बनेगी, एक्स नॉट ऑफ ओमेगा। और जो हमारी जब हमारा एंगल थीटा 0 का, ठीक है, वो भी यहाँ पे यही बात ही हम लिख रहे हैं दोबारा से। ये हमारे पास मैक्सिमम वेलोसिटी आ गई हमारी, और ओमेगा की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ के डिवाइड बाय एम, ठीक है। ये हमने ओमेगा की वैल्यू पहले से ड्राइव की हुई है। तो हमारे पास एक्स नॉट ऑफ ओमेगा यहाँ पे भी, एक्स नॉट ऑफ ओमेगा यहाँ पे भी, तो हम इस पूरे को इसके साथ भी रिप्लेस कर सकते हैं, इसके साथ भी रिप्लेस कर सकते हैं, जिसके साथ मर्जी हम रिप्लेस करना चाहें हम कर सकते हैं। तो अगर हम इसके साथ रिप्लेस करें तो हमारी जो इक्वेशन बनेगी वी वेलोसिटी की वो क्या बनेगी, वी नॉट यानी कि मैक्सिमम वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर से मुराद उसकी इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय एक्स नॉट ऑफ स्क्वायर से मुराद है हमारी कि उसकी जो एम्पलीट्यूड है उसका स्क्वायर। हमारे पास अभी तक ये 4 इक्वेशन हमने यहाँ पे ड्राइव किए हैं। 4 इक्वेशन के बाद हमने ओमेगा ड्राइव किया, फिर उसके बाद हमने ये 4 इक्वेशंस ड्राइव किए। उसके अलावा फ्रीक्वेंसी भी हम निकाल सकते हैं, वो इन्वर्स ऑफ हमारे पास टी होती है। तो हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल मैस स्प्रिंग सिस्टम था उसकी हम कोई भी चीज़ इन इक्वेशंस के थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं।
और बेसिकली ये जो इक्वेशन है ये हमारी ना सिर्फ हॉरिजॉन्टल मैथ स्प्रिंग सिस्टम के लिए बल्कि वर्टिकल मैथ स्प्रिंग सिस्टम के लिए भी वैलिड है हमारी ये। एक इक्वेशन हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं ताकि हमारी ये कॉन्सेप्ट मज़ीद ज़्यादा क्लियर हो। यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं इस एग्जांपल में, अ ब्लॉक ऑफ 4 kg एक्सटेंडेड अ स्प्रिंग और बाय 0.16 मीटर। ये हमारे पास एक ब्लॉक है 4 kg का, उसने एक मैथ स्प्रिंग सिस्टम को एक्सटेंड किया अप टू 0.16 मीटर्स। ठीक हो गया, तो कितना स्टैचू हमारा मैथ स्प्रिंग सिस्टम फ्रॉम द मीन पोजीशन 0.16 मीटर। आगे वो क्या कह रहा है, द ब्लॉक रिमूव्ड, ब्लॉक को हमने, जो ब्लॉक जिसने उसको एक्सटेंड किया था हमने उसको रिमूव कर दिया और उसकी जगह पे हमने एक नया ब्लॉक ला के रख दिया जो कि है 0.5 kg का। तो यानी कि हमने इसका मैस हटा के इसकी जगह एक छोटा ब्लॉक रख दिया जो कि 0.5 kg का। अब वो आगे से क्या पूछ रहा है, हैंग बाय द सेम स्प्रिंग इफ द स्प्रिंग इज नाउ स्ट्रेच्ड एंड देन रिलीज। ठीक हो गया, यानी कि अब इस स्प्रिंग को अगर रिलीज कर दिया जाए, व्हाट इज़ द पीरियड ऑफ द वाइब्रेशन, तो उसका पीरियड ऑफ द वाइब्रेशन क्या होगा, यानी कि वो एक कंप्लीट वाइब्रेशन कितने टाइम में कंप्लीट करेगा। तो अब हमने वो कैलकुलेट करना है। यहाँ पे आपको सिनेरियो को समझना पड़ेगा, जो हमारा मैस स्प्रिंग सिस्टम था जो एक्सटेंड हुआ था वो ओरिजिनली हमारे पास इस मैस की वजह से हुआ, इस मैस की वजह से जो वेट हो रहा है उसकी वजह से वो एक्सटेंड हुआ था। और जब वो एक्सटेंड हो गया तब हमने उस मैस को हटा के एक नया मैस रख दिया जो कि 0.5 kg का था, और अब ये मैस स्प्रिंग सिस्टम हमारा ऑक्सीलेट करेगा। तो वो क्या पूछ रहा है कि वो अपनी एक कंप्लीट ऑक्सीलेशन कितनी देर में करेगा। तो उसमें हमें सबसे पहले तो हमें स्प्रिंग का हमें क्या पता होना चाहिए, हमें उसका के स्टिफनेस कोफिशिएंट पता होना चाहिए। तो स्टिफनेस कोफिशिएंट हमारे पास जो अप्लाइड फोर्स है, ठीक है, अप्लाइड फोर्स बेसिकली इस मैस की वजह से जो हमारे पास वेट है वो है हमारे पास, मल्टीप्लाई बाय के यानी कि स्टिफनेस मल्टीप्लाई बाय दी डिस्प्लेसमेंट। तो हमारे पास जो फोर्स है वो बेसिकली हमारे पास वेट है जो कि एम जी के इक्वल है, इज इक्वल्स टू के, और हमारे पास एक्स की वैल्यू भी हमें पता है 0.16 मीटर्स। तो हमारे पास अगर हम के लिए इस इक्वेशन को सीधा करें तो हमारे पास क्या बनेगी, एफ डिवाइड बाई एक्स, और एफ हमारे पास क्या है, एम जी, एम की वैल्यू यानी कि 4 kg मल्टीप्लाई बाय जी यानी कि 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर डिवाइड बाय हमारे पास जो डिस्प्लेस हुआ है 0.16 मीटर्स। तो जब हम इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो के की वैल्यू है वो 245 kg पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगी। तो के की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली। अब के की वैल्यू बेसिकली हमने क्यों कैलकुलेट किया है कि हमें के जो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, तो जो टाइम पीरियड होता है वो हमारे पास 2 पाई मैस डिवाइड बाय टाइम, सॉरी टाइम ही के होता है। तो हमारे पास ये निकालना है हमने, हमें मैस ऑलरेडी पता है और हमें के चाहिए था, तो अब हमारे पास के भी आ गया। बेसिकली हम इसी इक्वेशन में प्लग इन करेंगे के की वैल्यू। मैस की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, मैस की वैल्यू हम ये वाली मैस की वैल्यू नहीं पुट करेंगे, अब हम जो हमने नया मैस लगाया हम उसकी वैल्यू पुट करेंगे जो कि हमारे पास 0.5 kg। तो हम मैस की वैल्यू वो पुट करेंगे डिवाइड बाय के की वैल्यू हमने निकाली हुई है, के की वैल्यू हम ये प्लग इन करेंगे। तो टी के लिए जब सॉल्व करेंगे तो टी के लिए जो हमारे पास आंसर आएगा, जब सारी वैल्यूज हमने प्लग इन कर दी तो टी जो आएगा हमारे पास वो आएगा 0.28 सेकेंड्स। तो यही वो हमसे मांग रहा था एक ही चीज़ और यही हमने उसको बता दी।